फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कितने तरीके के जजेस होते हैं। और केवल आर्टिकल 124 क्लास 2 के जो अपॉइंटीज होते हैं वही परमानेंट जजेस होते हैं और ओथ तो सभी लेते हैं, चाहे वो एडहॉक जज हो, चाहे वो एडिशनल जज हो। लेकिन जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस उन्हीं को मिलते हैं जो परमानेंटली अपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि बाकी जजेस कुछ दिनों के लिए होते हैं, जो डिपेंड करता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर और सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर। तो आज हम बात करेंगे जजेस के रिमूवल पर। लेकिन जजेस के रिमूवल के पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था। एक तो ये हुआ कि जजेस की सैलरी कौन देता है। तो जजेस की सैलरी के बारे में प्रोविजन आर्टिकल 125 में दिया गया है और उनकी जजेस की सैलरी का डिटर्मिनेशन पार्लियामेंट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जजेस की सैलरी के बारे में जजेस और जितने प्राइम मिनिस्टर, जितने वीआईपीज हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सबकी सैलरी के बारे में जो प्रोविजन है वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी फिक्स कर दी गई है उसमें कोई चेंज इवन पार्लियामेंट भी ऑर्डिनरी लॉ बनाकर नहीं कर सकती जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट न किया जाए। तो जजेस की सैलरी फिक्स करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट को है। और इस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है 1958 में, जजेस सैलरी एक्ट 1958, जजेस सैलरीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1958। उसी एक्ट के तहत पार्लियामेंट जब चाहे तो जजेस की सैलरी को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है, क्योंकि आर्टिकल 125 में लिखा गया है कि जो प्रोविजो दिया गया है उसमें लिखा गया है कि जब तक वो जज है तब तक उसके जो प्रिविलेजेस हैं, उसके जो राइट्स हैं सैलरी को लेकर के या अदर रिम्यूनरेशन को लेकर के, स्टाइपेंड को लेकर के, उसमें कोई डिसएडवांटेजियस रिमूवल नहीं किया जा सकता। जब तक वो जज है उसके जो प्रिविलेजेस हैं, उसकी सैलरी है, उसमें कमी नहीं की जा सकती है। तो जो सैलरी सेकंड शेड्यूल में फिक्स कर दी गई है और सेकंड शेड्यूल में जो फिक्स करने की पावर दी गई है आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो फिक्स सैलरी है पार्लियामेंट उसे केवल अमेंडमेंट करके ही उसमें कोई चेंज ला सकती है, वही बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। एडवांटेज दे सकती है, एडवांटेज ले नहीं सकती। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जजेस, ठीक है, जजेस के रिमूवल पे आ रहे हैं। रिमूवल से पहले मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल 125(2) में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। जजेस की रिमूवल की जो प्रक्रिया दी गई, जजेस कैसे हटेंगे। देखिए, जब कोई सिविल सर्वेंट होता है तो रिजाइन करता है, उसके रिजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप रिजाइन कर दिया तो आपको नौकरी आपने छोड़ दी, क्योंकि जो आप रिजिग्नेशन देते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देते हैं, सेक्रेटरी को देते हैं, और आपको रिलीव तभी करेगा जब सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लिया आपने करलों घपला किया है, आपने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ऐसे इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। लेकिन ये प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को मिलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इसलिए उसको ये प्रिविलेज मिलता है कि जब वो चाहे तब इस्तीफा दे दे, जब वो चाहे तब कह दे कि मैं अब नौकरी करने के इच्छुक नहीं। उसका एक प्रोसीजर होता है और प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे ना करे, डजंट मैटर। तो ये डिफरेंस है एक ऑर्डनरी लीगल प्रोविजन में, जो सिविल सर्वेंट्स को या और कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस्तीफा देने के बाद वेट करना पड़ता है अपने बॉस के, अपने हायरार्की में अपने लेवल के ऊपर एक ऑफिसर की एक्सेप्टेंस का। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वेट नहीं करना पड़ता। तो आर्टिकल 124(2) में जो प्रोविजन दिया गया है उसमें साफ लिखा गया, ए जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। रिजाइन कर दिया उसने, लेकिन रिजिग्नेशन रिटर्न होना चाहिए और अपने हाथ से लिखा होना चाहिए। जैसे कल आपने देखा कि जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है अंडर आर्टिकल 124 में 1 में, तो जजेस एक प्रिस्क्राइब तरीके से उसका अपॉइंटमेंट होता है, अंडर हिज ओन सील एंड राइटिंग होता है। उसी तरीके से रिजिग्नेशन भी हैंड रिटन होता है, जजेस खुद लिखता अपॉइंटमेंट। और
और जो अपना रेजिग्नेशन और ये रेजिग्नेशन एड्रेस होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसे अपॉइंट करता है और किसी को नहीं लिख सकता, स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिख सकता। वो अगर उसे रिजाइन करना है तो केवल प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा और किसी को नहीं कर सकता, राइटिंग में वो भी। और अब दूसरा तरीका जो है, जो 124(2) का जो प्रोविजो, 124(3) का जो प्रोविजो है, उसमें एक तो आप रिजाइन कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको हटाना हो रिजाइन करने के अलावा, जैसे करप्शन के चार्जेस हैं, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आगे चल करके, या मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, या मेंटल इनकैपेसिटी है, तो ऐसे केसेस में जो तरीका दिया गया है वो आर्टिकल 124 क्लास 3 के प्रोविजो, क्लास 2 के प्रोविजो में दिया गया है। तो आर्टिकल 124 क्लास 2 के जो पहला प्रोविजो है उसमें रेजिग्नेशन के बारे में है, प्रेसिडेंट को एड्रेस करते रिजाइन करेगा। और आर्टिकल 124(2) का जो बी क्लास है वो कहता है कि जजेस को ऑफिस से रिमूव किया जाएगा। तो अब जब रिमूवल होगा तो कैसे होगा, लिखा गया है कि उस मैनर से होगा जो आर्टिकल 124 क्लास 4 में दिया गया है। तो आर्टिकल 124 क्लास 4 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 124 में दिया गया है कि किसी जज को, देखिए यहां पर निगेटिव फ्रेमिंग है बेयर एक्ट की, पॉजिटिव नहीं है। जज शैल बी रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस, लिखा गया ए जज शैल नॉट बी रिमूव्ड अनलेस, तो जहां पर नॉट वर्ड आता है वहां एम्फेसिस हो जाता है कि केवल उसी प्रोसीजर से और अन्य किसी प्रोसीजर से उसे हटाया नहीं जा सकता। तो 124 क्लास 4 में लिखा गया है ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यही चीज हाई कोर्ट में भी लागू होगी आर्टिकल 217 में। तो आर्टिकल 124 क्लास 4 में लिखा गया है ए जज शैल नॉट बी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरा मैं बेयर एक्ट पढ़ने से पहले बता दूं आपको, इसमें क्या होता है कि जजेस को रिमूव के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। और ऑर्डर का प्रेसिडेंट देगा जब दोनों हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस के एक प्रेस्क्राइब्ड नंबर के मेंबर्स एक रेजोल्यूशन लाए प्रेसिडेंट के सामने कि हम लोग ये प्रस्ताव लाए हैं, इनको हटा दीजिए। तो रेजोल्यूशन कैसे लाया जाता है, वो रेजोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत टफ है। वो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया टफेस्ट है और जज को हटाने की प्रोसीजर भी बहुत टफ है। प्रेसिडेंट जो थोड़ा फ्लेक्सिबल जरूर है लेकिन बहुत टफ है और इसलिए आज तक कोई जज हटाया नहीं जा सका है। तो कैसे हटाते हैं, लिखा गया है कि जो टोटल मेंबरशिप हो हाउस, मतलब राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, लोकसभा में मान लीजिए 542 मेंबर हैं, तो टोटल प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, टोटल मेंबरशिप चाहे प्रेजेंट हो चाहे न हो, जो टोटल मेंबरशिप का आधा, कम से कम आधे से ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि टोटल मेंबरशिप 542 है या 540 है, तो 540 का आधा कितना हुआ, 271 हुआ, 72 हुआ, जो भी हुआ, इस तरीके से 250 का आधा हुआ 126 हुआ +1। कम से कम इतने मेंबर्स वोट करें अलग अलग हाउसेज में। लेकिन जो ये वोटिंग है, एक और पैरामीटर देखिए, जो रेजोल्यूशन पास हो वो टोटल मेंबरशिप के आधे से ज्यादा हो, अगर कम होगा तो प्रस्ताव गिर जाएगा। और यही नहीं, जो रेजोल्यूशन पास हो मोर देन हाफ मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हो। अब यहां दो क्राइटेरिया लग गया, दो रिस्ट्रिक्शन लग गया, दो क्वालिफिकेशन लग गया, दो पैरामीटर लग गया। एक तो ये कि कम से कम आधे हो, अगर मान लीजिए 500 मेंबर है तो 500 का आधा 250 प्लस 1 251 मेंबर ये हो। और इसके अलावा ये मतदान करें ना करें इतना होना ही चाहिए टोटल मेंबरशिप का, चाहे एब्सेंट रहे चाहे प्रेजेंट रहे। अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन ऐड हो रही है, जो लोग उनमें से प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित है, मतदान करते हैं उपस्थित रह करके। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रेजेंट हैं अब वोट नहीं करेंगे, उनकी वोटिंग की काउंटिंग नहीं होगी। इसमें बहुत अच्छा केस आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें प्रॉब्लम यह था कि जो लोग प्रेजेंट हैं वोट नहीं करते, ये मान लिया जाए कि उन्होंने मतदान किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में मना किया। उन्होंने कहा नहीं, लिली थॉमस वर्सेस लोकसभा
चेयरमैन स्पीकर का केस था 1993 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मेंबर प्रेजेंट है, वोट नहीं करता है, तो माना जाएगा कि वो न्यूट्रल है, न तो रेजोल्यूशन के प्रपोजल के फेवर में वोट देता है, न तो प्रपोजल के अगेंस्ट वोट देता है। तो अब ये जो हाफ मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप होनी चाहिए कम से कम 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बहुत टफ है। खाली जो प्रेजेंट मेंबर है उनका 2/3 कोई दिक्कत नहीं है। खाली अगर केवल कहा जाए हाफ ऑफ द मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा जाए कि हाफ मेंबर्स तो होना ही चाहिए टोटल मेंबरशिप का, इसके साथ साथ जो प्रेजेंट वोटिंग हो उसका 2/3 मेंबर हो। मतलब दोनों क्वालिफिकेशन जब आप पूरा करेंगे तभी जज को हटा सकते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये देखेंगे कम से कम 450-500 मेंबर्स प्रेजेंट होकर के अगर वोट करेंगे तभी वो 2/3 नंबर बैठेगा जा करके टोटल मेंबरशिप के आधे से ज्यादा, अदरवाइज नहीं। इसलिए जजेस को रिमूव करना अगर असंभव नहीं है तो बहुत कठिन जरूर है। तो ये प्रोसीजर में क्या होता है, या तो रिजाइन करेंगे या आपको रिमूव किया जाएगा। रिमूवल का तरीका होता है दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे और रेजोल्यूशन अलग अलग हाउसेस ले आएंगे और रेजोल्यूशन बनाकर प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे कि ये रेजोल्यूशन हमने पास किया है और आपसे ये तो प्रेसिडेंट उसी रेजोल्यूशन पर ऑर्डर कर देगा उसके रिमूवल का। तो याद रखिएगा ये जो टर्म यूज किया गया है रिमूवल यूज किया गया, टर्मिनेशन नहीं यूज किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चॉइस मैं बता दूं आपको कि जजेस के चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट कभी सस्पेंशन नहीं होता, सस्पेंड नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन के पहले कोई मिसकंडक्ट करे या कोई करप्शन का केस आए तो जजेस को सस्पेंड नहीं किया सकता, यहां तक कि जब उनके ऊपर जो रिमूवल का प्रोसीजर चलता रहता उस समय भी काम करते रहते हैं वो। ठीक है, ये मॉडल ड्यूटी होती है कि वो अपना काम रोक दें या चीफ जस्टिस उन पर काम करने के लिए मना कर दे, ऐसा वीरा स्वामी केस में हुआ था। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे हम किसी जज को उसको काम करने से रोक सकें, जबकि उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जज को काम करने से एक ही बार रोका जा सकता है जब वो जज न रहे। अब इसको कंपेरिजन करेंगे कि आर्टिकल जो कमीशन के मेंबर से हटाने की, क्यों कमीशन मेंबर भी देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो आर्टिकल 317 में प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द मेंबर ऑफ द कमीशन, चेयरमैन ऑफ द कमीशन। अगर उनके खिलाफ कोई जांच हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, तो इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल 317 में जब आप 315, 16, 17 में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जजेस जो कमीशन के मेंबर भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जब अपॉइंट करने के बाद उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाएगा तो चार्ज दोनों एक ही है, स्टेट का भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। तो एक इंक्वायरी सेटअप होती है, वो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, जजेस के केस में सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, जजेस के केस में पार्लियामेंट से लेना देना है, क्योंकि जो इंक्वायरी होगी वो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट ही रेजोल्यूशन लाएगी। लेकिन जब कमीशन मेंबर की बात आती रिमूवल की या सस्पेंशन की तो पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे में जब जजेस के खिलाफ कमीशन के मेंबर के खिलाफ इंक्वायरी चलती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, तब तक प्रेसिडेंट उन्हें चाहे सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 317 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई प्रोविजन सस्पेंशन का न तो हाई कोर्ट जज के बारे में है न तो सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में है। तो जो रेजोल्यूशन लाया गया आर्टिकल 124 में मैंने बताया उसका 2 प्लस पैरामीटर, प्लस मतलब जो रेजोल्यूशन लाया जाए अलग हाउसेज में वो टोटल मेंबरशिप के आधे से ज्यादा हो, प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी हो। अगर दोनों मैच करेगा तभी जज को रिमूव किया जा सकता, तभी वो एड्रेस द रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के सामने भेजा जा सकता, अदरवाइज प्रेसिडेंट के सामने भेजा नहीं जा सकता है। जैसा कि आर्टिकल 124 क्लास 5 में लिखा गया है। पार्लियामेंट बाइला, अच्छा अब लिखा गया यह है कि पार्लियामेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगी। जैसे मैंने कहा कि जजेस के बारे में केवल पार्लियामेंट को पावर है, प्रेसिडेंट को पावर ना तो कोई अलग पावर है ना तो किसी और बॉडी को पावर है। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, रेजोल्यूशन हमने बताया कि लाए जो मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब वोटिंग में भी जो मेंबर एब्सेंट है उसका वोट काउंट नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग 2 वर्ड यूज किया गया है। तो और इसके केसेस में आर्टिकल 124 क्लास 5 में कहा गया है कि इस कंटेक्स्ट में
जजेस के हटाने के, देखिए जजेस को दो ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा अनसाउंड ऑफ माइंड, मेंटल इनकैपेसिटी। जब मेंटल इनकैपेसिटी पे जो मैंने बताया आपको 124 क्लास 2 के प्रोविजन में दिया गया है, ऐसे केस में ये कैसे प्रूव होगा कि किसी जज ने मिसबिहेवियर किया है नहीं किया है, मिसकंडक्ट किया है नहीं किया है। तो यहां जो वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 124 क्लास 5 में, ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन्वेस्टिगेशन प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रूफ करना पड़ता पहले, ऐसे नहीं कर सकते कि आप मिसबिहेवियर आपने किया है, आपका मेंटल इनकैपेसिटी है, आपको हटा दिया जाए, एक प्रपोजल एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले प्रूव करना पड़ता है कि वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, प्रूव हो चुकी है। तो जब प्रूव हो चुकी है तभी वो प्रपोजल पार्लियामेंट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जजेस के मिसबिहेवियर को या मिसकंडक्ट को या इनकैपेसिटी को प्रूव करने के लिए कोई बॉडी चाहिए, क्योंकि जब प्रूव किए बिना पार्लियामेंट में लाया नहीं जा सकता तो पहले प्रूव होना चाहिए। वो प्रूव करने के लिए जैसा आपने देखा कि आर्टिकल 124 क्लास 5 में पार्लियामेंट बाइला रेगुलेट में, बाइला रेगुलेट, तो पार्लियामेंट ने रेगुलेट किया, इसको एक एक्ट बनाया है 1968 में, जिसे कहा जाता है जजेस इंक्वायरी एक्ट। 1968 में उस एक्ट के सेक्शन 3 to 6 में लेकर के प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे जजेस के मिसबिहेवियर को या अनसाउंड माइंड को कैसे प्रूफ किया जाएगा। इसके लिए क्या होता है, उस एक्ट में दिया गया है, एक दोनों में से तो कोई हाउसेस जो प्रपोजल लाते हैं उनका तो एक दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो दोनों सदन मिल करके एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो 3 मेंबर से 5 मेंबर्स की होती है। तो अभी तक एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जस्टिस वीरास्वामी के अगेंस्ट में, 3 जजेस 3 मेंबर्स की जो कमेटी थी उसने जांच किया। तो 1968 का जो एक्ट है वही सेक्शन 3 में अथराइज करता है एक कमेटी को, और वो कमेटी कौन अपॉइंट करेगा, कमेटी अपॉइंट करेगा या तो राज्यसभा का चेयरमैन होगा या लोकसभा का स्पीकर होगा, जो या दोनों ज्वाइंट अपॉइंट करेंगे। ज्वाइंट अगर दोनों में ज्वाइंट रेजोल्यूशन लाया जाता है तो ये अपॉइंट जब कर देते हैं तो यही कमेटी डिसाइड करती है कि क्या वो जज जिसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाना है वो मिसकंडक्ट उसने किया है या नहीं किया जाए। तो उनको प्रूव करने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट में 1968 में सेक्शन 3 में एक कमेटी बनाई गई है। तो जब ये कमेटी जांच करती है, जिसकी अथॉरिटी मैंने कहा लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन दे सकता है, दोनों मिलकर दे सकते हैं। तो जब ये लाया जाता है, हर नोटिस दी जाती है उस जज को जो डेलिंक्वेंट जज है जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, उस नोटिस का जवाब देता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन ये है कि जब कमेटी बनती है तो क्या जांच समिति के सामने जज को प्रेजेंट होने का कोई राइट है, क्या अपनी वकालत अपने वकील लाने का राइट है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये इंक्वायरी कमेटी है। जजेस की मिसकंडक्ट की अभी उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, इंक्वायरी अभी हो रही है कमेटी के द्वारा कि जज मिसकंडक्ट का दोषी है या नहीं है, अनसाउंड माइंड है या नहीं है। तो जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है तभी कोई राइट बनता है। वो भी राइट जब वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा लोकसभा के टेबल पर, मान लीजिए, या राज्यसभा के टेबल पर। तो जनरली जो रिपोर्ट होती है नोटिस लोकसभा में, इसलिए देखिए अभी तक कोई ऐसा मामला इस तरह आया नहीं है जो प्रैक्टिस हो। तो क्योंकि लोकसभा एक पब्लिक बॉडी है, पब्लिक इलेक्टेड बॉडी है, इसलिए सारी रिपोर्ट्स लोकसभा के सामने ही रखी जाती है। अगर ज्वाइंट कमेटी है तो भी, जैसा आपने देखा कि आर्टिकल 75 क्लास 3 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो लोकसभा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो तरीका इसका ये होता है कि जब प्रपोजल लाते हैं, एक एड्रेस ऑफ मोशन लाया जाता है जिसमें अगर लोकसभा में लाए थे तो 100 मेंबर्स और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 मेंबर्स का कम से कम सिग्नेचर होना चाहिए। जब ऐसा सिग्नेचर करके प्रपोजल लाया जाता तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो कमेटी 3 मेंबर्स की होती है सेक्शन 3 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट में,
और वही कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया है। तो अब आप देखें कि जो कमेटी बनेगी, कमेटी ने पहले रिपोर्ट दिया, अब देखिए कमेटी रिपोर्ट कर रही है, ये दैट इज नॉट ए ट्राइब्यूनल। ये उस केस में कहा गया है, एक केस था इसी में, सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसमें जस्टिस वीरास्वामी ने क्लेम किया कि ये कमेटी के सामने हमारा प्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए, हमें मीमो दिया जाए, नोटिस दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई किस बात नोटिस आपको देगा, अभी आपके खिलाफ जांच हो रही है, नोटिस तो तब मिलेगी जब आपके खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हो जाएगा, लग जाएगा, और चार्ज लगाने का राइट केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों को है। तो ये जो कमेटी रिपोर्ट देती है, लोकसभा में रखा गया रिपोर्ट, लोकसभा में रखा जाता है रिपोर्ट, चाहे ज्वाइंट सेशन हो। जब रिपोर्ट रख दिया गया, अब क्वेश्चन ये होता है रख दिया गया, अब लोकसभा में इसका डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में अलग डिस्कशन हुआ इसके बारे में, और डिस्कशन के बाद दोनों ने उस नंबर से जो मैंने बताया कि मोर देन हाफ प्लस 2/3 ऑफ दी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर से प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया। अब बीच में क्या होता है, स्पीकर ने अपॉइंट कर दिया, पहले तो रेजोल्यूशन लाया गया, 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा रेजोल्यूशन लेकर के आए, राज्यसभा में लाया या लोकसभा में लाया। मान लीजिए स्पीकर के सामने लाया, मान लीजिए 100 मेंबर लोकसभा के सामने लाया, तो पहला काम क्या हुआ, पहले तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि वो इस कंप्लेंट को, इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाए कि ना बढ़ाए। अगर लोकसभा में स्पीकर को लगता है कि हाँ कुछ घपला लगता है, प्राइमा फेसी रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है, उसकी नोटिंग होती है, तो तब वो इंक्वायरी कमेटी सेट करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन अगर चाहे तो शुरू से ही दबा दे इसको, वो चाहे तो प्रपोजल को जो 100 और 50 का जो प्रपोजल लाते हैं दोनों हाउसेस के अलग अलग, उनको आगे बढ़ाई ना, तो यही बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस 3 मेंबर, अगर लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन ये समझता है कि नहीं इसमें प्राइमा फेसी कोई केस बनता है, जज का इम्प्लीकेशन इन्वॉल्वमेंट बनता है, तो ऐसे में वो 3 मेंबर की कमेटी बना देती है। 3 मेंबर कमेटी उसकी जांच करती है। जैसे मैंने कहा, जांच के समय किसी जज को, जो डिफॉल्ट जज है जिसके खिलाफ चार्ज लगाया गया है, उसको कोई राइट नहीं होता। तो जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट होती है, ये कोई जजमेंट नहीं होता, जब रिपोर्ट आती है तो उसे दोनों सदनों के सामने रखा जाता है, पहले लोकसभा में रखा जाता है, इसके बाद राज्यसभा में। प्रैक्टिस अभी बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक कोई जज हटाया नहीं गया है। तो जब रखा जाता है, क्योंकि लोकसभा पब्लिक बॉडी है, मैंने बताया, लोकसभा में उसकी अलग डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जिसमें जज को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेजेंट होने का। इस तरह राज्यसभा में अलग डिबेट होता है, जज को अपॉर्चुनिटी मिलती है वकील करने का अपना। और अगर ये संतुष्टि जब लोकसभा पाती है कि हाँ जज दोषी है प्राइमा फेसी, अभी देखिए रेजोल्यूशन नहीं है 2/3 वाला, अभी केवल मेजॉरिटी से अगर डिस्कशन या डिबेट से उसको लगता है लोकसभा को कि नहीं जज के खिलाफ चार्जेस बनते हैं, तब जज को नोटिस जाती है, नहीं तो नहीं जाती। फिर जज को नोटिस जाती है, जज को जवाब देना होता है, तब आफ्टर द नोटिस एंड आफ्टर रिप्लाई तब रेजोल्यूशन पास होता दोनों हाउसेस का। अगर 2/3 एंड मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट वोटिंग, प्रस्ताव पारित हो गया, तब प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो प्रपोजल जाता है प्रेसिडेंट के सामने, और प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर से जज को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जज की रिमूवल की डेट क्या होगी। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जैसे मान लिए कि कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, लोकसभा के टेबल पर रखा गया स्पीकर के सामने, स्पीकर डिसाइड करता है कि नहीं इसे टेबल करना चाहिए लोकसभा के सामने। हमने बताया कि स्पीकर चाहे ना भी करे, अगर करता है तब आगे बात बढ़ती है। सपोज करिए टेबल पर रखने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाती, तब क्या होगा, क्योंकि बेसिक बॉडी लोकसभा है। तो ऐसे केसेस में जो आर्टिकल 124 क्लास 4 आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि रेजोल्यूशन शुड बी पास इन द सेम सेशन। अब सेम सेशन का मतलब क्या हुआ, सेम सेशन का मतलब होता है कि जिस सेशन में उसे टेबल किया जाए लोकसभा के सामने, उसी सेशन में वो पास भी होना चाहिए। लेकिन लोकसभा तो भंग हो गई,
अब जब भंग हो गई है तो जस्टिस वीरास्वामी का जो कंटेंशन ये था कि ये लोकसभा भंग हो गई है, इसी केस में सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ही 1919 का केस था, जिसमें उन्होंने प्ली लिया था कि अब तो ये कमेटी को रोल रहा नहीं, अब तो जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गए तो दूसरा सेशन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा नहीं, सेम सेशन का मतलब होता है कि जब वो कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में रख दी गई होती, लोकसभा ने इस पर विचार कर रही होती या कर लिया होता और बिना किसी निष्कर्ष पहुंचे ही लोकसभा भंग हो गई, तब माना जाएगा सेशन खत्म हो गया। अभी तो टेबल की ही नहीं गई रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट को जब तक पार्लियामेंट में टेबल न करके या जब तक उस पर डिस्कशन डिबेट न हो जाए तब तक सेम सेशन नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जज को फॉल्टी पाया जाता है, उसका मिसडेन्यूर प्रूव करती है कमेटी, तो पार्लियामेंट में डिस्कशन के पहले, टेबल करने के पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो सेम सेशन नहीं होता, और दूसरी सेशन में जब लोकसभा इलेक्ट होकर के आती है तब उसे फिर रखा जा सकता है। ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जैसे मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डेट ऑफ रिमूवल क्या होगा। मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग डेट पर पास करती है, तो जो लास्ट डेट होगा, जो लेटेस्ट जिस हाउस का रेजोल्यूशन लेटेस्ट होगा वही डेट फाइनल होगी। एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है, टेबल रख दिया गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, दोनों हाउसेस से भले अलग डेट में पास किया गया, अगर डेट अलग अलग होती है तो जो अंतिम डेट होती है हाउस जो पास करता है, लेटेस्ट जो लास्ट डेट होती है वही फाइनल होता है। मान लीजिए दोनों हाउसेस ने पास कर दिया उसी डेट में या डिफरेंट डेट में, और प्रेसिडेंट के सामने रख दिया, प्रेसिडेंट दबा के बैठ गया, तब क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया कुछ, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट बहुत दिन दबा नहीं सकता, उसको 2 दिन 4 दिन 6 दिन कर सकता है, क्योंकि ऐसे रेजोल्यूशन को रिकंसिडर करने के लिए भी नहीं भेज सकता। ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि जो रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस से आए उस पर वो अपना ऑर्डर दे अपने साइन से और जज को रिमूव कर दे। तो अगर रेजोल्यूशन के डेट में और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के डेट में गैप है तब क्या होगा, तब डेट ऑफ रिमूवल जज की वही मानी जाएगी जिस दिन रेजोल्यूशन हाउस में आया था, लास्ट रेजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा में जो अंतिम डेट थी वो मानी जाएगी, न कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर की डेट मानी जाएगी। तो बिकॉज द जज हैज बीन डीम्ड टू रिमूव बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की डेट चाहे जो भी हो लेकिन जज की रिमूवल की डेट वही होगी, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर का केवल एक फॉर्मल फॉर्मेट चाहिए, डेट से कोई मतलब नहीं होता। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, अब हमने बताया आपको जो सेशन मतलब होता है, सेशन तब स्टार्ट होता है जब रिपोर्ट सेशन के सामने हाउस के सामने रख दी जाए, उस पर डिबेट शुरू हो जाए। अगर रखा भी गया उस पर डिबेट नहीं शुरू हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे सेशन में फिर वो रखा जाता है। सेम सेशन का मतलब यही होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें और समझने की, जब जज को हटाते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक चीज जज को हटाया नहीं गया है, मगर वीरास्वामी के केस में एक इम्पीचमेंट, एक रिमूवल का प्रोसीजर आया था। रामास्वामी बाद में सुप्रीम कोर्ट जज हो गए थे। बाद शुरू में जब इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लाया गया तो वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि वो जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे तो बहुत फाइनेंशियल इरेगुलरिटी उन्होंने की थी, और 12 मार्च 1991 को उनको हटाने के लिए प्रपोजल लाया गया। और जो प्रपोजल लाया गया तो मैंने कहा कि 1968 के जज इंक्वायरी एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी और लोकसभा के 108 मेंबर्स ने प्रस्ताव पारित करके स्पीकर के सामने उनको हटाने का प्रस्ताव रखा, और लोकसभा स्पीकर ने प्लामे फेसी पाया कि उन्होंने करप्शन किया है। उन्होंने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई, और कमेटी में आप देखिए कि जस्टिस सामंत थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, जस्टिस देसाई थे और चन्नप्पा रेड्डी थे। क्योंकि जो कमेटी 3 मेंबर होते हैं उसमें 2 तो जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक होता है एमिनेंट मेंबर होता है, एमिनेंट। तो 3 मेंबर से कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट उन्हें दोषी पाया, लेकिन लोकसभा के टेबल
सामने टेबल होने से पहले ही या टेबल होते ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो अगले सेशन में लाया गया, लेकिन अगले सेशन में मैंने कहा, जैसे बताया आपको, कि बहुत मुश्किल है, बहुत संभव है, वो मेजॉरिटी, रेजोल्यूशन की फेवर मेजॉरिटी मस्टर नहीं हो पाई और उनको हटाया नहीं जा सका। तो अब आप देखेंगे करप्ट जज को भी हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो फुल प्रूफ हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को पावर नहीं है, और जब तक 2/3 बहुमत दोनों में प्रेसिडेंट वोटिंग करना हो प्लस मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स की रेजोल्यूशन ना हो, तब तक उसे हटा ही नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आया था, इसमें जो मैंने बताया भी आपको, जो केस था सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और इसके अलावा इसी में केस में सब्सिक्वेंट केस में एक आया था कृष्णा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का केस था। कृष्णा स्वामी कांग्रेस के मेंबर थे, जज को फेवर करते थे। उन्होंने कहा था कि जज को उन्होंने पिटीशन फाइल किया, PIL फाइल किया कि अगर किसी जज के खिलाफ सुनवाई हो रही है लोकसभा या राज्यसभा में, उसे एक कॉपी दी जाए। अगर उसके खिलाफ जजेस इंक्वायरी कमीशन एक्ट में जो कमेटी रिपोर्ट देती है, तो उस कमेटी की रिपोर्ट की एक कॉपी उसे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा स्वामी केस में, ऊपर वाले केस में मैंने बताया कि मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, केवल उसके खिलाफ भी लांछन तो लगाया नहीं गया, इसलिए उससे रिपोर्ट लेने का कोई राइट नहीं है। रिपोर्ट तब मिलेगा जब लोकसभा में टेबल होने के बाद उस पर विचार शुरू होगा, उसे नोटिस जाएगी कि आपके खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं करप्शन के, आकर के जवाब दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया कि कमेटी की रिपोर्ट जब तक लोकसभा के सामने टेबल न हो या उस पर डिस्कशन न हो, तब तक पिटिशनर का कोई राइट नहीं होता जिसके ऊपर करप्शन चार्ज लगाया गया है। अब एक पॉइंट और हमारे दिमाग में आता है कि जुडिशियल रिव्यू की क्या पावर है। जजेस को मान लीजिए हटाने की प्रक्रिया है, जजेस को हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, तो क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स है, जो आर्टिकल 124 क्लास 4 में दिया गया है, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट के पास नहीं होगी, क्योंकि संसद पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और प्रेसिडेंट ने साइन कर ही दिया है। तो ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू, हमने जब डिस्कस किया था, बताया था कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब इस क्या बेसिक स्ट्रक्चर का प्लीप लेकर के सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है जजेस रिमूवल को? इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये 1992 वही केस चल रहा है, घूम फिर करके अलग अलग मुकदमा दायर कर रहे हैं लोग। तो इस केस में 1992 का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जवाब है लगभग नहीं। अगर सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं जो आर्टिकल 124 क्लास 4 में है, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी कमेटी की जजेस का नॉमिनेशन ढंग से किया गया है, तो ऐसे केस में जुडिशियल, और अगर 2/3 बहुमत से या मोर देन मेजॉरिटी से पास करते रेजोल्यूशन जजेस और उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है केवल लिमिटेड ग्राउंड्स पर, केवल प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर। जैसे क्या जब उस पर रेजोल्यूशन के समय जब पार्लियामेंट में रख दिया गया रिपोर्ट को और जब विचार हो रहा था, तो क्या जज को नोटिस दी गई थी? और अगर प्रस्ताव पारित करने के पहले जज को नोटिस नहीं दी गई थी, इसका मतलब ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है। बिकॉज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 124 में या जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो प्रोसीजर है, उसमें ये जरूरी है कि उसको जब उसकी रिपोर्ट टेबल कर दी गई हो, इंक्वायरी सुनवाई चल रही हो, तो जज को अपॉर्चुनिटी का मौका मिलना चाहिए। या दूसरा हो सकता है ग्राउंड, तो एक तो ये हुआ कि अगर जज को अपॉर्चुनिटी उस समय नहीं दी गई है जब उस पर विचार पार्लियामेंट में चल रहा हो, डिबेट चल रहा हो। दूसरा, जब ये कंप्लेंट आए, ये पिटीशन आए कि जो रेजोल्यूशन है और उसमें रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है ही नहीं, मतलब मैंने कहा दोनों होनी चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए और 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग होना चाहिए। अगर ये कंप्लेंट आती है, पिटीशन आती है कि नहीं साहब इसमें तो 2/3 बहुमत से थे ही नहीं, या दोनों को मिला करके हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में पिटीशन फाइल किया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड क्या है? जजेस की सुनवाई अगर नहीं ढंग से की गई है ड्यूरिंग द हियरिंग इन द पार्लियामेंट। नंबर 2, अगर
प्रॉपर ढंग से मेजॉरिटी नहीं पाई गई है आर्टिकल 124 क्लास 4 अकॉर्डिंग में, और तो उसे जुडिशियल भी हो सकता है, लेकिन इसका स्कोप बहुत कम होता है। अभी तक आज तक हुआ भी नहीं, क्योंकि जज को हटाया नहीं गया किसी को। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये कहा, सरोजिनी रामास्वामी केस में, कि जो ये किया था सरोजिनी रामास्वामी की वाइफ थी, उन्होंने ये कहा कि हमारे हस्बैंड को नहीं हटाया जा सकता, ये प्रोसीजर में डिफेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने ये प्ली लिया था कि ये ट्राइब्यूनल है, जो 3 मेंबर्स कमेटी है, इट सर्व एज ए ट्राइब्यूनल। अब आप जानते हैं आर्टिकल 136 में ट्राइब्यूनल के खिलाफ में SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं, ये ट्राइब्यूनल नहीं है, ये कमेटी, क्योंकि ट्राइब्यूनल मेक्स एडजुडिकेशन। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोई निर्णय दे, जैसे सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, ये तो कोई निर्णय देती है ना। लेकिन उन्होंने कहा जो कमेटी है, जो 1968 में जो कमेटी बनी है, उसका रोल क्या है? उसका रोल केवल रिपोर्ट देना है, और उस रिपोर्ट को संसद के सामने टेबल करता है चेयरमैन या स्पीकर, अदरवाइज ऐसा कोई रोल नहीं होता। इसलिए संसद में इसलिए इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट होती है, दैट डज नॉट अमाउंट टू एडजुडिकेशन, वो केवल रिपोर्ट होती है, इसलिए इस पर कोई पिटीशन फाइल नहीं हो सकता। और इसी कारण से आप देखिए रामास्वामी को रिक्वायर्ड मेजॉरिटी न होने की वजह से हटाया नहीं जा सकता। तो अब इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट में आर्टिकल 61 में और आर्टिकल 124 क्लास 4 में जो प्रोसीजर दिया गया है जजेस को हटाने, उसमें अंतर क्या है? पहला अंतर तो यह है, जजेस का इम्पीचमेंट तभी हटाया जा सकता है जबकि दोनों हाउसेस के मेंबर अलग अलग 1/10 मेंबर्स नोटिस दें स्पीकर को, अपने हाउसेस के चेयरमैन को या प्रेसिडेंट को, और इसके बाद फिर टोटल मेंबर्स प्रेजेंट हो और टोटल वोट करें। लेकिन यहाँ पे टोटल मेंबर्स की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, टोटल वोट करना भी जरूरी नहीं है। जरूरी केवल यह है कि वो टोटल मेंबरशिप का हाफ हो, और टोटल मेंबरशिप का हाफ होने के साथ साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 में पहला अंतर आ गया। दूसरा, जजेस का प्रस्ताव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित होते ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुरंत हट जाता है, उसके ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जजेस के रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। और हाँ, दोनों केसेस में जो रिमूवल की डेट होती है, इम्पीचमेंट के केस में भी और रिमूवल केस में भी वही डेट होती है जो रेजोल्यूशन की डेट होती है। ऐसा भी हो सकता है, जनरली यही आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अभी बहुत कुछ करना मुश्किल है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि दोनों के रेजोल्यूशन की डेट एक ही होती है ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी है, दोनों हाउसेस अलग अलग डेट में रेजोल्यूशन पास करते, मान ली राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा सेशन में है ही नहीं, चुनाव हो रहा है, तो जब कन्वीन होकर आती नई लोकसभा सेशन, तब वो प्रस्ताव पारित करेगी। तो ऐसे केसेस में जो लेटर डेट होगा, अंतिम डेट होगा, जो बाद की डेट होगी, वही रेजोल्यूशन की फाइनल डेट होगी, और दोनों केसेस में उसी से राष्ट्रपति भी हटा हुआ माना जाएगा उसको, और जज को भी हटाया हुआ माना जा सकता है। अब इसमें एक जजेस का प्रिविलेज मिलता है जिसका मेंशन किया गया आर्टिकल 121 में। आर्टिकल 121 में जजेस के कंडक्ट के बारे में, वो कंडक्ट, अब देखिए जब जज कंडक्ट के बारे में बात करते हैं, उसे हटाने का तरीका क्या है? प्रूव टू मिसबिहेवियर, प्रूव टू मिसकंडक्ट और अनसाउंड माइंड। इन दोनों आधारों पर अगर आर्टिकल 124 क्लास 4 में कोई वोटिंग हो रही है, उसके अलावा जजेस के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये उसको प्रिविलेज है, नहीं तो पता लगा कि वो राजनीतिक पॉलिटिकल हब का वो विक्टिम हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आर्टिकल 121 में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। अब आप अगला चैप्टर जब हाई कोर्ट में देखेंगे, यही प्रिविलेज दिया गया, हाई कोर्ट के जज को भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के जज हो। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर दोनों का लगभग एक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस। ओके, थैंक यू।